भारत देश के प्यारे भाई और बहन, आज 1 जून 2020 अभी 8 बज गया है। आज का जो विषय रखा गया है, ये विषय केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल की ऑल इंडिया कोटे की सीटों में ओबीसी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य करने का षड्यंत्र पर एक गंभीर चर्चा। साथियों, आज का जो विषय है, केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल की ऑल इंडिया कोटे की सीटों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य करने का षड्यंत्र पर एक गंभीर चर्चा। साथियों, आज 1 जून 2020 करीबन कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन 70 दिन के आसपास हो गया है और सभी लोग अपने अपने घरों में कैद है। ऐसी संकट परिस्थिति में हमारे सामने हमारे मूल निवासी लोगों को लिए एक के बाद एक मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। ओबीसी समाज को सबसे पीड़ित वर्ग है। आजादी के बाद लोकतंत्र में जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिला। सबसे ज्यादा अन्याय ओबीसी के लिए हुआ है। ओबीसी मतलब उधर बैकवर्ड क्लास, पश्चात वर्ग को जो न्याय मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला है। ओबीसी की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है भारत में, ये 52% है और देश के मूल निवासी ये श्रमण संस्कृति के लोग हैं, भोले हैं, ईमानदार हैं। आजादी के आंदोलन में बहुत कुर्बानी दी। आजादी के बाद भी समाज को न्याय दिलाने के लिए, हक अधिकार को दिलाने के लिए बहुत कुर्बानी उत्तर भारत में, समग्र भारत में हमारे मूल निवासी ओबीसी भाइयों ने दी है। फिर भी साथियों, देश में ओबीसी के लोग 52% है। लोकतंत्र में तो 52% लोग शासक होने चाहिए। लोकतंत्र में 52% लोग शासक होने चाहिए, मगर ओबीसी को एक संवैधानिक पहचान के लिए करीबन 50 साल का समय लगा। जिनको शासन करने वाली जमात होनी चाहिए था, उनको केवल संवैधानिक आरक्षण मिला, यह भी 50 साल के बाद मिला।
और जब अनुच्छेद 340 के तहत जब वामसिप संगठन ने पूरे भारत में मांडल पंच लागू कराने के लिए मुहिम छेड़ा था, अभियान छेड़ा था, मुद्दा बनाया था, यह राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था, और उसी आधार पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दूसरी जो प्रादेशिक पार्टियों ने, खास करके बहुजन पार्टी उस समय बहुत सक्रिय थी। वीपी सिंह के सामने 11 दिन संसद बंद करवाई थी। मंडल लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में मंडल पंच पश्चात वर्गों के लिए लागू करने के लिए वादा किया था, इसलिए मंडल लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये पार्लियामेंट में उसी समय नारा गूंज रहा था, और 11 दिन संसद बंद करवाई थी, और मजबूरन ओबीसी समाज के लिए, जिनकी जनसंख्या इस देश में 52% है, बाद में 16 नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की 340 अनुच्छेद के आधार पर जजमेंट दिया। साथियों, जब असतः बहुत मुश्किल से मंडल पंच लागू करवाया गया, लेकिन दुश्मन बहुत चालाक है। उसको पहले अंदाजा आ गया था कि 52% सैकड़ों सालों के बाद भी उसको शिक्षा में प्रतिनिधित्व संविधान के तहत दिया गया है, ये बहुत गंभीर है। इसलिए 1991 में 91 में एलपीजी लागू कर दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, खानगीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण लागू कर दिया था। इसीलिए और दोबारा जो सक्षम लोग ओबीसी में थे, जो नेतृत्व करने लायक थे, समाज को जगाने के लिए, योग्य दिशा देने के लिए, जो बहुत कम लोग सक्षम थे, उसको साइड करने के लिए क्रीमी लेयर लगा दिया था। वो भी लोकतंत्र के खिलाफ था, संविधान के खिलाफ था, और बहुत स्पीड में खानगीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण शुरू हो गया था। तो मेरा मानना है, आज भी जिसकी जनसंख्या इस देश में 52% है, ये पश्चात वर्गों की हालत बहुत पीड़ित है, आप देख सकते हैं। साथियों, जब संविधान सभा में मूल्यवासी ओबीसियों को
भागीदारी के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की बात बाबा साहेब ने रखी थी संविधान सभा में। पहले से ही मालूम पड़ गया था पंडित नेहरू को कि बाबा साहब, पहले तो बाबा साहेब पंजाब राव देशमुख को मिला था, उसके घर गया था कि ओबीसी समाज की स्थिति परिस्थिति बहुत दुखद है और देश के बहुमत लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, उसको भी लोकतंत्र के आधार पर भागीदारी मिलनी चाहिए। ये बात रखने के लिए उसके पंजाब राव देशमुख के घर गए थे, मिला था। पंजाब राव देशमुख मान भी गया था कि मैं ये मुद्दा संविधान सभा में रखूंगा, लेकिन नेहरू को ये बात मालूम पड़ गई थी, तो पंडित नेहरू ने उसको लालच देकर मंत्री बनाया गया था। वो बाबा साहेब की जिसकी जनसंख्या इस देश में 52% है, उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शासक जमात बननी चाहिए। ये जो लक्ष्य था, ये जो बाबा साहेब का उद्देश्य था, लक्ष्य था, ये पानी हो गया, धूल में मिल गया था। जब बाबा साहेब ने खुद को ये बात रखनी पड़ी कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, पछात वर्ग का आरक्षण मिलना चाहिए, तो आप सभी को मालूम है जो शासक वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग है इस देश का, वो आमने सामने कभी लड़ाई नहीं लड़ता है और पर्दे के पीछे रखकर दूसरे को आगे करता है। पंडित नेहरू ने सरदार पटेल को आगे किया और सरदार पटेल ने वकील की भाषा में, लॉयर की भाषा में बात की कि डॉक्टर आंबेडकर, जिसकी कोई आइडेंटिफाई नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं है, विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना पहचान तुम अधिकार देने की बात कर रहा है, ये नहीं हो सकता है। तो सामने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी लॉयर की भाषा में बात कही, हेलो मिस्टर पटेल, तुम्हारी मुंह की बात, कौन ओबीसी है जिसकी कोई पहचान नहीं है, बिना पहचान से कैसे अधिकार दे सकते हैं? तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सरदार पटेल को जवाब दिया कि हालो मिस्टर पटेल, तेरी मुंह की बात में संविधान में डाल देता हूं, कौन है ओबीसी, ओबीसी कौन है, उसकी पहचान कराने के लिए कमीशन बिठाया जाएगा और बहुत जल्द से जल्द 2 साल में पछात वर्ग की पहचान करके, आइडेंटिफाई करके उसको अधिकार दिया जाए। ये बात अनुच्छेद 300 आर्टिकल 340 में डाल दिया था। लेकिन 3 साल होने के बाद भी ओबीसी के लिए, ओबीसी को पहचान के लिए कमीशन बिठाकर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन है इस देश में
अदर बैकवर्ड क्लासेस, कौन है पश्चात वर्ग, वो नहीं किया तो बहुत मुश्किल से, दुखी होकर, निराश होकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सन 1951 में रिजाइन दे दिया था, कैबिनेट मिनिस्टर में से रिजाइन दे दिया था। वो भी सभी को मालूम है। ये भी उत्तर भारत में, खास करके बिहार में, जो चंदापुरी बाबा साहेब का करीब थे, उधर गुजरात में कुनबी कहते हैं और बिहार में कुर्मी, चंदापुरी ने बाबा साहब को बुलाया था, बिहार का पाटनगर पटना में बुलाया था कि बाबा साहब, हमारे ओबीसी समाज को कुछ नहीं मिला है, आजादी के आंदोलन में बहुत योगदान, कुर्बानी दी है, तो पटना में हजारों की संख्या में मीटिंग में बाबा साहब को बुलाया था और जगाने के लिए, पूरे देश में मुहिम चलाने के लिए निर्णय किया था। उसी समय नेहरू के कहने पर जगजीवन राम को सामने खड़ा किया था और जगजीवन राम के माध्यम से भोला पासवान को सारे गुंडे लेकर पथराव करने का काम किया था और बाबा साहब को सिर पर भी पत्थर लगा था। वो भी एक प्रमाण है, इतिहास है। और ये प्रायश्चित खुद आखिरी समय में भोला पासवान ने जाहिर मीटिंग में बाबा साहेब की जन्म जयंती के मौके पर लोगों को सामने कबूल किया था, रोया था कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ कर देना। साथियों, ओबीसी समाज में ये लोग कितना नुकसान किया है आजाद भारत में शासक वर्ग ने, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। साथियों, जब आपको मालूम है कि रामास्वामी पेरियर का जो आंदोलन था, नारायण गुरु का आंदोलन था, ललई सिंह यादव का आंदोलन था, बिहार में, उत्तर भारत में कई जाने माने ओबीसी के लीडर लोग आंदोलन चला रहे थे। साथी भाइयों, ओबीसी समाज को भागीदारी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे षड्यंत्रकारी शासक वर्ग के लोग 1992 के बाद 100 स्पीड में बुलडोजर लेकर तमाम सरकारी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हर प्रकार के सेक्टर, हर प्रकार के डिपार्टमेंट सब जोरों से निजीकरण कर दिया है। ओबीसी समाज को रोकने के लिए इतना प्रयास किया। मैंने सरदार पटेल को उदाहरण दिया, बाद में सरदार पटेल को भी मालूम पड़ गया था, ये साजिश समझ में आ गई थी। आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगवाया था, लेकिन नेहरू को गोलवल करने नेहरू को कहा था और नेहरू ने सरदार पटेल को समझाया था, इसलिए प्रतिबंध उठा लिया था। लेकिन जब जिंदा रहना चाहिए था सरदार पटेल, वो जल्दी
कुदरत में शामिल हो गया, निर्वाण हो गया था। साथियों, इसीलिए गोलवलकर का जो इतिहास है, ये गोलवलकर कौन था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ संचालक, राष्ट्रीय स्वयं संघ के दूसरे सरसंघ संचालक गुरु गोलवलकर अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में यह लिखते हैं कि शूद्र वर्णों को देश की नागरिकता किसी भी हालत में नहीं दी जानी चाहिए। शूद्र वर्णों को देश की नागरिकता किसी भी हालत में नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वेदों के अनुसार हमारे पूर्वजों ने शूद्रों को हराकर शूद्रों को उच्च तीनों वर्णों की सेवा का काम सौंपा है। साथियों, गोलवलकर बंच ऑफ थॉट्स नाम की बुक लिखी है। ये बुक में क्या लिखा है कि शूद्र वर्णों को देश की नागरिकता किसी भी हालत में नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वेदों के अनुसार हमारे पूर्वजों ने शूद्रों को हराकर शूद्रों को उच्च तीनों वर्णों की सेवा का काम सौंपा है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाले ज्यादा गुनहगार है। दुश्मनों का काम है अन्याय करने का काम है, लेकिन हमारा काम है उसका सामना करना, संघर्ष करना। आंदोलन के लिए हम वचनबद्ध हैं। और देश में सारे लीडर लोग अभी केंद्र सरकार ने जो मेडिकल में एमबीबीएस मेडिकल में एमएस में एमडी में जाने के लिए नीट की परीक्षा देनी पड़ती है। नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी, योग्यता। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता। एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ती है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ती है। बहुत मुश्किल से 92 के बाद अब जो संवैधानिक आरक्षण मिला था, वो भी करीबन देश में 8000 जगह खाली है। 8000 जगह है। 8000 जगह में 27% ओबीसी को आरक्षण मिला था। 52% लोगों को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। यही लोकतंत्र की बुनियाद है। यही लोकतंत्र की व्याख्या है। यही भारतीय संविधान का उद्देश्य है, लक्ष्य है। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी साझेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन 1992 तक 52% लोगों पर अन्याय किया, भागीदारी प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया। जब दिया तो पहले ही, एक साल पहले ही एलपीजी 1991 में लागू कर दिया नरसिंह राव के माध्यम से। और अभी 2020 में लोग घरों में लॉकडाउन की वजह से बंद है, लोग इकट्ठा नहीं हो सकता है,
अन्याय के सामने प्रतिकार नहीं कर सकता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जानबूझकर किसी संगठन के इशारे पर हमारे देश के जो श्रमण संस्कृति के लोग हैं, मेहनत करके जीवन गुजारते हैं, ऐसे लोग कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, कभी भी एमडी एमएस नहीं बनना चाहिए। ये लॉकडाउन के समय अभी केंद्र सरकार ने जो षड्यंत्र किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपिता फुले ने उसी समय कहा था कि ये लोग आजीजी करने से, मांगने से कभी देने वाले नहीं हैं। उसके लिए तो संघर्ष, आंदोलन ही करना पड़ेगा, चाहे कितनी मुसीबत, कितनी रुकावट क्यों न हो, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। आज देश में जो हालात निर्माण हुए, हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। क्या बदल रहा है? उद्योगपतियों को हाथ में प्रजा की मेहनत कश पूंजी लूट के उद्योगपतियों को दे रहे हैं। उद्योगपतियों देश छोड़कर विदेश में भाग रहे, गद्दारी करके विदेश में भाग रहे। ऐसे लोगों को अरबों खरबों रुपया माफ कर रहे हैं। देश बदल रहा है। देश के मूल निवासी दिन प्रतिदिन धीरे धीरे हमारा मूल निवासियों का जो मौलिक अधिकार मिला है, लोकतंत्र के आधार पर संविधान में मिला है, हम जेल में, हम घर में कोरोना वायरस की वजह से कैद में है, उसका लाभ उठाकर हमारे ओबीसी समाज के बच्चों डॉक्टर बनना चाहिए, प्रोफेसर बनना चाहिए, क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहिए, उसका भविष्य समृद्ध होना चाहिए। ये रोकने के लिए जो केंद्र सरकार ने जो स्टेप लिया है, ये स्टेप वापस लेना चाहिए, क्योंकि दुश्मन लोग जानते हैं कि चक्रव्यूह कभी आदिवासियों को लॉकडाउन में टारगेट बनाया है, कभी मुस्लिमों को टारगेट बनाया है, कभी जिसकी जनसंख्या इस देश में 52% है, फूंक मारेगा तो हवा में उड़ जाए, इतनी ताकत है उसमें, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। कभी जो करोड़ों लोग कामदारों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और कामदार मजदूर लोग सारे ओबीसी समाज में ज्यादा है। पहले नंबर पर जो मजलूम कामदार है, मजदूर लोग है, ये पछात वर्ग में से पैदा हुआ है, क्योंकि भागीदारी नहीं दी आपने, तो उसके साथ व्यवहार किया है। दूसरे नंबर में जो कामदार आते हैं आदिवासी और शेड्यूल कास्ट में, और तीसरे नंबर में जो मुसलमान और सिख समाज में आते हैं कामदार लोग, ये लोग जानते हैं। इसीलिए मैं केंद्र सरकार को विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि
ये शहर की औलाद है, प्रजा है, उसके साथ मत टकराओ। मैं यही जानता हूं कि देश की जो लोकतंत्र में जो चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम मशीन आया है और ईवीएम मशीन के आधार पर जो सरकार बनी, इसीलिए मजदूरों का जो करोड़ों मजदूर आज दुखी पीड़ित हो रहे हैं। ओबीसी समाज के साथ सन 2015 में, सन 2014 से पहले परीक्षा पास हो गए थे, IAS की परीक्षा पास हो गई थी। ओबीसी समाज के लड़के, नौजवान, बच्चे परीक्षा में पास हो गए थे। खुशहाली में पेंडा ये मिठाई बांट दी थी। ये हमारे जो IAS बनने वाले बच्चों का भी भविष्य दफन कर दिया था। ये भी बहुत दुख की बात है। जब चुनाव आता है तो जाहिर सभा में कहते कि मैं ओबीसी हूं, मुझे वोट दे दो। चुनाव के बाद भारत नहीं, हिंदुस्तान देखता है। ये ब्राह्मणों को पूछो, 17वीं सदी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया वगैरह टैक्स कर ब्राह्मणों ने जबरन विरोध किया था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम भी आपकी तरह यहां के मूल निवासियों को पराजित किया था, हम हिंदू नहीं हैं। और हिंदू का मतलब गुलाम है। इसलिए ओबीसी समाज का भविष्य आज खतरे में है और सभी संगठन मिलकर सभी को प्रताड़ित किया है, सभी वर्गों को परेशान किया है। और एक ही लोग परेशान करते हैं, शासक लोग। मुस्लिमों को परेशान किया है, आदिवासियों को परेशान किया है, शेड्यूल ट्राइब को परेशान किया है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को परेशान किया है, सिखों को परेशान किया है, ओबीसी को हर बार परेशान करते रहते हैं। तो परेशान करने वाला एक ही लोग है जो शासक वर्ग है, और परेशान होने वाले लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब यानी कि आदिवासी, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, मूल निवासी लघुमती यानी कि मुसलमान यानी सिख यानी लिंगायत यानी क्रिश्चियन। एक ही वर्ग के द्वारा सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा जो मूलभूत मौलिक अधिकार 1992 के बाद जो मिला है थोड़ा सा, और आप ऐसी संकट घड़ी में हमारे ओबीसियों के पास सारा धंधा तो छीन लिया है। नोटबंदी जब लागू की तब छीन लिया है, रोजगार छीन लिया, छोटी छोटी दुकान थी वो छीन ली है, GST आया तब छीन लिया। सारा ओबीसी समाज इस देश में
बर्बादी के कगार पर है। अभी जो थोड़ा बाकी बचा है, जो हमारे बच्चे थोड़ा जागरूक हो गए, हमारे जो माता पिता जागरूक हो गए और बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा आगे किया है, उसका रास्ता बंद करने के लिए हमारी जो मौलिक भागीदारी बंद करने का जो आपने स्टेप लिया है, ये मैं दोबारा अनुरोध करता हूं कि आप लॉकडाउन खुलने से पहले ये निकाल देना चाहिए। हमारे ओबीसी समाज में, मिलिट्री में देखो, जहां जाट बटालियन है, जहां गुरखा बटालियन है, आदिवासी बटालियन है, सिख रेजिमेंट है, क्या कोई बनिया बटालियन देखा है मिलिट्री में? और ये लोग कभी गृह मंत्री बन जाते हैं, कभी संरक्षण मंत्री बन जाते हैं। हमारे लोग शहर के सामने जाते समय डरते नहीं। सामने हमारे पूर्वज इतने महान थे, चाहे गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी देखो, चाहे ललई सिंह यादव की कुर्बानी देखो, चाहे रामास्वामी पेरियार की कुर्बानी देखो, राष्ट्रपिता फूले की कुर्बानी देखो, छत्रपति शाहू राजा एवं शिवाजी की कुर्बानी देखो। हमारे बिहार में जाने माने बहुत महान लोगों ने शहीद हुए, 1-1 किलोमीटर का घसीटा गया। ऐसे महान लोगों की कुर्बानी देखो। इसलिए ओबीसी समाज भाइयों को, लीडरों को, ये जो हमारे ओबीसी बच्चों के गले पर जो पैर डाला है, हमारे ओबीसी समाज का भविष्य अंधकार करने का जो षड्यंत्र किया है, ये हर हालत में एक्सपोज करके विफल करना होगा। विफल करने के लिए वामसिक संगठन प्रतिबद्ध है, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ प्रतिबद्ध है, अखिल भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच प्रतिबद्ध है, मूल निवासी आवाज प्रतिबद्ध है। हम किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं, हम किसी से भी डरने वाले नहीं है, भागने वाले नहीं है, दुश्मनों के सामने झुकने वाले नहीं। आज पूरी दुनिया ऐसे कट्टरवादी संगठनों से ठूठू कर रही, चाहे यूरोपीय संघ हो, चाहे अरब देश हो, और भारत में ऐसे लोगों के इशारे पर भारतीय संविधान का दर्जा उड़ा रहा है। आने वाले कल मुझे मालूम पड़ा कि इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया की जगह हिंदुस्तान लिखना चाहिए, ऐसी किसी ने जन याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। दाखिल की नहीं, करवाई गई। मैंने कल भी कहा था कि सन 1919 में ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं है, ये न्याय देने में उसके संस्कार में नहीं, इसलिए उसको जज बनाने पर पाबंदी लगाई गई थी। आज सारे बहुमत से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जज भरे हैं ब्राह्मण लोग, पंडित लोग। हिंदुस्तान, हिंदू, ये क्या शब्द है? खुद नेहरू ने कहा था, साथियों, हिंदू शब्द मुगलों ने भारतीय लोगों को दी हुई गाली है। दयानंद सरस्वती भारतीय लोगों को,
और दयानंद सरस्वती जानता था कि मैं विदेशी हूं और मैं विजेता हूं, मेरे पूर्वज विजेता थे, इस पर दी हुई गाली। दूसरा, हिंदू शब्द मुगल शासकों का है, वह यहाँ के मूलनिवासियों के लिए घृणास्पद और अपमानजनक शब्द है, क्योंकि प्राचीन अवस्था ईरानी धार्मिक ग्रंथों में हिंदू शब्द का इस्तेमाल गुलाम और चोर, काला इसलिए किया जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू खुद मानता था कि हम विदेशी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, क्योंकि पर्शियन भाषा में हिंदू शब्द, ईरान को 1935 पहले पर्शिया कहा जाता था, ईरान को, और पर्शिया भाषा में हिंदू शब्द का था गुलाम, चोर, नीच कहा जाता है। हिंदू नामक नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि राजनीति है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। पर्शियन भाषा में हिंदू शब्द का अर्थ गुलाम, चोर, काला, ठग, डाकू होता है। एल.आर. बाली। साथियों, जब सन 1492 में कोलंबस इटाली से भारत आने के लिए निकला था, कोलंबस, तो जहाज भारत आने की जगह बहुत मुश्किल से अमेरिका पहुंच गया था। कोलंबस ने सोचा कि ये भारत आ गया। कोलंबस ने सोचा कि ये भारत आ गया। सन 1492 की बात है। तो वहां के लोगों को, अमेरिका के मूल निवासी लोगों को क्या कहा? रेड इंडियन। भारत के लोगों के क्या कहते हैं? ब्लैक इंडियन। और इंडियन का मतलब क्या होता है? इंडियन से इंडिया बना है। इंडियंस के मतलब इंडिजिनियस पीपल, और इंडिया दैट इज भारत। भारत क्या है? भा मतलब ज्ञान, प्लस रथ, संधि विग्रह करो, रथ मतलब मय, ज्ञानमय भारत। कब था? सम्राट अशोक के समय, सिंधु संस्कृति के समय अखंड भारत ज्ञानमय था। और भारत नाम रखा जाए या हिंदुस्तान रखा जाए या क्या रखा जाए, ये 16 दिन संविधान सभा में डिस्कस डिबेट हुआ था और सच्चाई को स्वीकारना पड़ा था। तो भारतवासियों ने भारत नाम रखा है। अगर तुम गुलामों का स्थान रखना चाहते हो इस देश में, हिंदुस्तान, हमको कभी मंजूर नहीं। ये हमारे ओबीसी समाज के जो बहुमत भाई है, ये भारत है। हमारे शेड्यूल ट्राइब के भाई है, भारत है। हमारे मूल निवासी लघुमती लोग है, ये भारत है। ये भारत की संतान है। इसीलिए तुम संविधान का जो मूल ढांचा बदलने के लिए कोई याचिका दायर करता है और जज बैठे हैं सारे पंडित लोग। मुझे मालूम पड़ा कोई नागपुर का बोबड़ा है ब्राह्मण, तो किसी ने बिठाया है और एक के बाद एक विरुद्ध में जजमेंट दे रहे हैं, संविधान के विरुद्ध में दे रहे हैं। इसीलिए ये सारी समस्या का जड़ क्या है? चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ है। इस देश में लोग जाग गए हैं, तो चुनाव प्रक्रिया में मूल में गड़बड़ कर दी है ईवीएम मशीन। और ईवीएम मशीन से जो सत्ता मिली है, और सत्ता के माध्यम से शासक पक्ष और विरोध पक्ष, सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष, विरोध पक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए ओबीसी के प्रति, ओबीसीयों पर अन्याय हो रहा है, आदिवासियों पर अन्याय हो रहा है, शेड्यूल कास्ट पर अन्याय हो रहा है, मूल निवासी लघुमती सिख मुस्लिमों पर अन्याय हो रहा है।
तो लोकतंत्र में जो विरोध पक्ष की भूमिका होनी चाहिए मजलूमों के साथ, वो बिल्कुल नहीं। इसलिए हमारा मरना तो एक दिन है ही, लेकिन हम कुत्ते की मौत से मरने वाले नहीं हैं। हम जरूर पड़े तो सभी को साथ दिया है। इसीलिए तुम हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तुम राष्ट्रवाद की बात करता है, राष्ट्रहित की बात करता है, और पर्दे के पीछे राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं। तुम देश के सामने विकास की बात करता है, पर्दे के पीछे विनाश कर रहे, उल्टा काम कर रहे। इसलिए दुनिया तो समझ गई है दुश्मनों के बारे में, लेकिन हमारे भारत के मूल निवासी लोग, जिसकी पॉपुलेशन 97 है, इतिहास में देखा जाओ तो मूल निवासी क्षत्रियों को भी साथ धोखेबाजी की है शासक लोगों ने। कई राजाओं प्रधानों को मरवा दिया था, विधवा हो गई थी, वो जला दी गई थी, जोहर करके जला दी गई थी, सती हो गई थी। और इतिहास से गद्दारी प्रमाण इतिहास हमारे सामने है। इसलिए आप सुधर जाओ, प्रेम से, अहिंसा से, इंसानियत से आप सुधर जाइए। किसी को रोबोट बनाकर, किसी को मानसिक गुलाम बनाकर तैयार करके आप पर्दे के पीछे रखकर देश का सुकान दे देते हैं, और देश का जो सीमाड़ा है ये टूट रहा है, कब्जे हो रहा है विदेशियों के हाथ में। और उसी समय हम इस परिस्थिति में लॉकडाउन में हैं, उसी समय तुम हमारे ओबीसी समाज को, हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को, नौजवानों को उसका भविष्य अंधकार बनाने के लिए मौलिक अधिकारों का जो हनन कर रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आपने देखा होगा 23 मई उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में कुंभी पटेलों को बहुत बरहम क्रूर तरीके से उसको पिटाई की गई, जिंदा भैंसे जलाई गई, घर जलाया गया। कई जो कुंभी पटेल लोग को जो हिजरत कर दी, विस्थापित हो गई। 23 मई की बात है, गई 17/7/2019 में आदिवासियों को 8-9 लोग आदिवासियों को मार दिया था, जमीन हड़प कर ली थी, गुंडे बंदूक लेकर गए थे। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश। क्यों ऐसा हो रहा है? आज शिबू सोरेन का लड़का हेमंत सोरेन, जो उससे जो लड़ाई हुई थी वहां कारगिल में फंसे हुए थे। 98 में जो लड़ाई हुई थी वहां कारगिल में 60 मजदूर फंसे थे झारखंड के। खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा, बर्फ में बचे रहे थे। झारखंड का सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने कागज लिखा केंद्र सरकार को, नहीं सुना। एक हफ्ते के बाद गृह मंत्री पर लिखा, नहीं सुना, कि भाई प्लेन भेजो, प्लेन का पैसा किराया मैं ही दे दूंगा। फिर भी कोई बात नहीं आई, तो उसने प्राइवेट निजी प्लेन में लाया गया 60 मजदूरों को। और ट्रेन में जो श्रमिक मजदूरों को स्टेशन पर मिलने गया, यही राजतंत्र है, यही सत्ता का सदुपयोग है, यही लोकतंत्र है। उसको भी मैं सलाम करता हूं। जैसा छत्तीसगढ़ में बहुत अन्याय के बाद आदिवासियों को 560 गांव हिजरत करना पड़ा, 540 गांव जलाया गया था,
सालवा जुलूम के माध्यम से, और अभी बढ़ेल मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, उसको भी मैं सलाम करता हूं कि प्रजा के हित में काम कर रहा है। ऐसा राजतंत्र चाहिए हमको। इसलिए चुनाव तंत्र में जो गड़बड़ी है वो सुधारना पड़ेगा। और सुधारने के लिए, क्योंकि जो ईवीएम मशीन से जहां जहां सरकार बनेगी, ओबीसी को भयंकर नुकसान होगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। मूल निवासी मुस्लिमों, मूल निवासी सिखों का अस्तित्व मिट जाएगा, आदिवासियों का अस्तित्व मिट जाएगा, शेड्यूल कास्ट का अस्तित्व मिट जाएगा, वो समझ लो। इसीलिए ये डरने की बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारा समाज को, भविष्य के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। तन मन धन से जो सही काम कर रहा है समाज के लिए, उसको सहकार देना पड़ेगा। और मैं विश्वास करता हूं, आशा और विश्वास करता हूं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में धोखा ही धोखा है। बोलना तो बहुत शब्द बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अमल में, अमलवारी में, इंप्लीमेंट में देखा जाए तो मुझे लगता है 1% भी नहीं। इसलिए इसी भयंकर स्थिति में हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी है, तो चाहे कोई भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी किंतु परंतु में हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये निर्णय करना होगा। और मैं आशा रखता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं कि आप बुद्धिजीवी हो, ईमानदार हो, समझदार हो, और आप वास्तविक परिस्थिति में जो घटनाओं घटित हो रही है मूल निवासियों के विरुद्ध में, उसे भी आप जानकार हो, सजाग हो। इसीलिए मैंने जो आपके सामने जो बात कही है, ये ध्यान में रखकर हमारे बच्चों को, समाज के भविष्य के लिए मैं बार बार दुख के साथ तीसरी बार विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद हम एक होना चाहिए। ये समस्या का समाधान करने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से एक होकर ये समस्या का समाधान करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात पूर्ण करता हूं। जय मूल निवासी, जय ओबीसी, जय भारत।